गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे जो है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो उसको पढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा उसमें ये देखेंगे कि हम उस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि आपको पता है मेल और फीमेल गैमीट की आवश्यकता पड़ती है ना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट मिल करके क्या बनाते हैं, फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर एक न्यू बेबी या नया संतान की उत्पत्ति होती है, नया संतान। अब ये जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है, ये दोनों गैमीट कहाँ बनेंगे? जाहिर सी बात है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जनन अंगों में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और टेस्टिस में फिर गैमीट बनेगा, और वो गैमीट कौन सा होता है? स्पर्म या शुक्राणु। तो ये मेल गैमीट है। उसी प्रकार फीमेल गैमीट कहाँ बनेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, मादा जनन अंग। अब ये मादा जनन अंग कौन सा होता है? ओवरी या अंडाशय। ठीक, और गैमीट, ओवरी में कौन सा फीमेल गैमीट बनता है? ओवम, अंडाणु। तो इस प्रकार से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो मेल गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट ओवम होता है, जो कि अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी में बनता है, और ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है, नए संतान की प्राप्ति होती है। तो हम इस चैप्टर में अब बारी बारी से हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके पूरे सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम पूरा सिस्टम बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम में पूरे अंग तंत्र आ जाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें दो भाग होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या प्राथमिक जनन अंग, जिससे जो होता है टेस्टिस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। और फिर द्वितीय जनन अंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीय जनन अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में केवल टेस्टिस होता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम इसे दो भाग में पढ़ेंगे। एक होता है डक्ट या नलिकाएं, जिसे हम डक्ट्स बोलेंगे, और दूसरा होगा ग्रंथियां या ग्लैंड्स।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा? दो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में नलिकाएं और ग्रंथियां हैं। नलिकाएं 4 प्रकार की होंगी। सबसे पहला होगा वॉस इफरेंस, सेकेंड होगा रेटिटेस्टिस, थर्ड है इपिडिडाइमस और फोर्थ है वॉस डिफरेंस। 4 प्रकार की नलिकाएं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वॉस इफरेंस, जिसे हम शुक्र वाहिका कहते हैं, रेटिटेस्टिस वृषण जाल कहते हैं, इपिडिडाइमस अधिवृषण कहते हैं और वॉस डिफरेंस जिसे हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के नलिकाएं होती हैं। फिर है ग्रंथियां, जो कि 3 प्रकार की होती है नर जनन तंत्र में। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड। ये एक जोड़ी होती है। सेमिनल वेसिकल्स भी एक जोड़ी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक जोड़ी होती है, पेयर में होते हैं तीनों। ठीक, तो इस प्रकार से 3 ग्लैंड्स होते हैं और 4 डक्ट्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पूरी चीजें आपको अब हम डायग्राम से समझेंगे। मुख्य जो है हमेशा ध्यान रखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव में कौन सा है? टेस्टिस है। अब यहां से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यहाँ पर एक थैलीनुमा रचना रहती है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं और इसी स्क्रोटम में रहेगा ओवरी, सॉरी टेस्टिस, ये इपिडिडाइमस, और इस टेस्टिस से फिर नलिका डक्ट निकलेगा वॉस डिफरेंस। यहाँ पर हम यूरेटर बनाएंगे। ये यूरिनरी जो ब्लैडर है इसमें इस प्रकार यूरेटर आकर के मिलते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। अब यहाँ से देखिए, ये जो टेस्टिस से वॉस डिफरेंस ये वाला ये नलिका जाती है, आपको यूरेटर से ऐसे लेके आना है क्योंकि ये सब एक दूसरे से मिले रहते हैं। ये एक तरफ, उसी प्रकार यहाँ टेस्टिस से भी ये वास डिफरेंस इस प्रकार से ये वास डिफरेंस। यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा फुला हुआ रचना बनाना है, एम्पुला जिसे कहते हैं, और उसके बाद इस नलिका में यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड रहेगा और ये आगे जा कर के फिर इस यहाँ पर ये मिलेगा। इसी प्रकार ये भी एम्पुला बनाएंगे इधर, फिर यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल जिसे हम हिंदी में शुक्राशय कहते हैं, और ये भी यहाँ आके
मिल जाएगा। ये यूरिन का मार्ग है। ये जहां पर आकर यहाँ मिलते हैं इसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। अब हम पूरे नामों को एक बार पूरा देखेंगे। यहाँ इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास में प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी पेयर में रहता है, इधर और इधर। और मटर के दाने की जैसा उसके नीचे यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड रहते हैं, भी पेयर में रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया टेस्टिस। ये मुख्य प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। और ये जो भाग है ये कहलाता है इपिडिडाइमस। ये इपिडिडाइमस है। वास इफरेंस और रेटिटेस्टिस, इसके अंदर यहाँ पर जब हम चित्र बनाते हैं तो दोनों यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये यहीं पर रहता है, अंदर से नहीं। अभी मैं अलग से जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाऊंगी तब मैं वास इफरेंस और रेटिटेस्टिस के बारे में बताऊंगी। ये एपिडिडाइमस, और ये यहाँ से जो डक्ट निकल रहा है नलिका, ये है वास डिफरेंस, ये वाली। अब हम ग्लैंड्स में आते हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स कहाँ है? सेमिनल वेसिकल्स ये जो यहाँ पर है ग्लैंड्स, ये आकर ये जो है ये सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक, ये सेमिनल वेसिकल्स है, फर्स्ट ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाले हैं। और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड ये है। तो ये तीनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। और ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेटर। चूंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन का मार्ग और यहाँ से बना हुआ स्पर्म, यहाँ से ऐसे होते हुए स्पर्म भी इसी मार्ग से आता है, तो यूरिन का मार्ग और स्पर्म का मार्ग एक रहता है। ठीक, तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर, और ये पेनिस है, और ये है टेस्टिस। इपिडिडाइमस, टेस्टिस से निकली है कौन सी डक्ट? वास डिफरेंस। और ये जाकर के ये थोड़ा सा फूली हुई रचना, ये क्या है? एम्पुला। फिर ये सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड्स। ठीक, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस की रचना हम देखेंगे। जब हम एक टेस्टिस की रचना देखते हैं तो उसका एलएस और टीएस दोनों देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबवत काट, एलएस ऑफ टेस्टिस। इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए ये एक टेस्टिस है और इस टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट बने रहते हैं। करीब 250 कंपार्टमेंट इसके अंदर रहते हैं। और इस कंपार्टमेंट के अंदर में पतले पतली नलिकाएं, डक्ट्स रहती हैं। और इस जो पतले पतले डक्ट्स हैं, इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजन नलिका। तो ये जो मैंने यहाँ पर केवल 4 कंपार्टमेंट बनाए, होते 250 के करीब हैं, और हर कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। यानी 400 से 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर में रहते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे ट्यूब्यूल्स की डक्ट्स जो है निकल करके यहाँ पर बाहर निकलती हैं, और जहां से बाहर निकलती है उस नलिका को हम वास इफरेंस कहते हैं। वास इफरेंस।
वास इफरेंस, ये जो सेमनीफेरस की नलिकाएं, पतली पतली नलिकाएं मिल करके जिस नलिकाओं से निकलती है उसे वास इफरेंस कहते हैं। और ये फिर नलिकाएं बाहर निकल करके पूरी कुंडलित हो जाती हैं और इन नलिकाओं को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। और फिर ये नलिकाएं एक बड़ी नलिका में के रूप में पूरा फैल जाती हैं ये, और ये बड़ी नलिकाएं इसे हम कहते हैं इपिडिडाइमस। इन्हीं बड़ी नलिकाओं में ही ये जो हमने चित्र जब बनाते हैं टेस्टिस के ऊपर, ये पूरा इपिडिडाइमस है। तो ये बड़ी नलिकाएं यहीं पर बना हुआ स्पर्म आकर के यहीं पर विकसित होता है और संग्रहित रहता है इपिडिडाइमस में। अब इपिडिडाइमस पतली होकर के थोड़ी सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के फिर से एक नलिका बनाती है जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, जो आगे जा रही है सेमिनल वेसिकल की ओर। तो ये हो गया वास डिफरेंस। तो एक टेस्टिस का एक एलएस होता है जिसके अंदर करीब 250 कंपार्टमेंट रहते हैं और इस कंपार्टमेंट के अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। और ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पतली नलिकाएं जिस नलिकाओं मिल करके निकलती हैं उन नलिकाओं को वास इफरेंस, ये नलिकाएं फिर से पूरा एक जाल बना लेती हैं जिसे हम रेटिटेस्टिस कहते हैं। फिर ये एक बड़ी नलिकाएं पूरा यहाँ पर फैली रहती है टेस्टिस के बाहर जिसे हम इपिडिडाइमस कहते हैं, और जिस पर ही शुक्राणु का स्पर्म का पूरा विकास की प्रक्रिया और संग्रहण की प्रक्रिया होती है इसे इपिडिडाइमस में। फिर ये नली थोड़ी सी सक्रिय होकर के आगे बढ़ती है जिसे हम वास डिफरेंस कह रहे हैं। तो ये टेस्टिस का एलएस है। अभी हम इस टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम टेस्टिस के अनुप्रस्थ काट को देखेंगे। एलएस मतलब जब हमने टेस्टिस को ऐसे काट करके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा, अब हम टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। ट्रांसफर सेक्शन जब हम देखते हैं तो हमें ये जैसे ये नली है तो इस प्रकार से ऐसे उसका गोल भाग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अगर हम अब टेस्टिस का अनुप्रस्थ काट हम देखेंगे इस टेस्टिस के बारे में। मान लीजिए अनुप्रस्थ काट में ये जो गोल रचना दिख रही है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो इसके अंदर टेस्टिस के अंदर में ये जो नलिकाएं है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जब हम टीएस काटेंगे तो ये कैसे दिखाई देगी, ये ऐसे गोल दिखाई देगी, है ना। ये नली है तो जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ऐसे गोल दिखाई देगी। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और इन कोशिकाओं को हम सर्टोली सेल कहते हैं। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स के बीच बीच में कोशिकाएं होती हैं जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतरी स्तर से, जो भीतरी स्तर को इस जो पूरा ट्यूब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उस वो दो स्तर का बना होता है और उसका भीतरी स्तर कहलाता है जेनरेटिव एपिथेलियम, जनन एपिथेलियम। और इस जनन एपिथेलियम से फिर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है
और ये जो स्पर्मेटोजोआ है, फिर ये स्पर्मेटोजोआ फिर अलग अलग फिर धीरे धीरे शुक्राणु बनाती है और यहीं पर शुक्राणु का निर्माण होता है। इन्हीं कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होगा और ये शुक्राणु यहाँ सेंटर में रहते हैं और इनके सिर जो है वो सर्टोली कोशिका के पास ऐसे सर्टोली कोशिका से धंसे रहते हैं। क्यों धंसे रहते हैं? क्योंकि ये शुक्राणु, ये स्पर्म इस सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेता है। यानी सर्टोली सेल का काम क्या है? काम क्या है? इस बने हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो ये न्यूट्रिशन देता है सर्टोली सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर और भी रुधिर ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं और भी बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, विशिष्ट कोशिकाएं रहती हैं। और इन विशिष्ट कोशिकाओं को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स या इसका दूसरा नाम है लैटिक्स सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स या लैटिक्स सेल्स। और इसका काम क्या है? ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो मेल हार्मोन या नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। और ये इसका काम क्या है? ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन कौन स्रावित करता है, सिक्रेट करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स या लैटिक्स सेल्स या हिंदी में हम बोलते हैं अंतराली कोशिका। तो इस प्रकार से एक टेस्टिस के टीएस में ये आप तीनों ये ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। और स्पर्म कहाँ से बना? इस स्पर्मेटोजोआ से। और ये कहाँ है? ये दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है? टेस्टिस के अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर, यानी टेस्टिस के अंदर ये शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। और ये बन करके यहाँ टेस्टिस से बन के वॉस डिफरेंस से होते हुए फिर ये सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और से इन द्रव पदार्थों को लेते हुए यहाँ से बाहर आता है। अब यहाँ पर ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, ये तीनों ग्लैंड्स के बारे में भी एक विशेष कार्य इसमें होता है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड के कुछ कार्य होते हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल है ये भी एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये स्पर्म को तैरने में सहायता देता है। और काउपर्स ग्लैंड जो होता है वो एक क्षारीय द्रव स्रावित करता है जो कि चूंकि आप देख रहे हैं कि ये यूरिन ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिन का पाथ भी यही से है, यूरिन का मार्ग भी यही से है और यूरिन अम्लीय होता है। तो आने वाला जो स्पर्म है वो अम्लीयता से नष्ट ना हो जाए, इसलिए काउपर ग्लैंड से जो पदार्थ सिक्रेट होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है, क्षारीय होता है और अम्लीयता को कम करता है और यहाँ पर जीवाणु विहीन भी बनाता है इस रास्ते को। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों अलग अलग पदार्थ स्रावित करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स न्यूट्रिशन देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है स्पर्म को तैरने में सहायता देता है और काउपर्स ग्लैंड क्षारीय पदार्थ स्रावित करके जीवाणु विहीन बनाता है मार्ग को और अम्लीयता कम करता है। तो इस प्रकार से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये टेस्टिस का मेन इंपॉर्टेंट ये टेस्टिस और ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहना चाहिए। सर्टोली सेल क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रेट करता है, ये सब चीजें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
आपको पता होना चाहिए, डायग्राम अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।